एमएससी सेम 1 मैथमेटिक्स की गणित विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एमएससी सेम 1 गणित के थर्ड पेपर टोपोलॉजी और उसकी प्रथम इकाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको समझने के लिए हमको सेट थ्योरी का ज्ञान होना आवश्यक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स को समझने से पहले आइए हम देखते हैं कि सेट क्या होता है। ए सेट इज ए कलेक्शन और aggregate of such elements considered together or as a whole। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं सेट। फॉर एग्जाम्पल, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स R, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आदि। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। वैसे तो तीन होते हैं जो कि एक स्टेटमेंट के रूप में लेते हैं, पर मुख्यतया इसके दो तरीके हैं। एक है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जाम्पल 1 -1 I -I। ये यूनिटी के फोर्थ रूट्स हैं जो कि संख्या में 4 हैं, और +-1, +-3, +-5 इन सबको हमने कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिखा एंड सो ऑन। तो ये विषम पूर्णांकों का समुच्चय है। इस तरह से ये हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है। अब हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म all the elements of the set must possess a single property to become the member of that set. If P denotes a certain property of elements, then X such that P stands for the set of all elements X for which the property P is meaningful and true. आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। X such that X is real and irrational। ये किसे दर्शाता है? हम जानते हैं कि रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो उसे हम दो इंटीजर के कोशेंट के रूप में लिख सकते हैं जबकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। अब यदि x एक रियल नंबर है और हम उसे दो इंटीजर्स के कोशेंट के रूप में नहीं लिख सकते तो हम उसे क्या कहेंगे? इर्रेशनल। उदाहरण के लिए सेट 1, 2, 3 ये जो लेफ्ट हैंड में लिखा है ये हमारा रोस्टर फॉर्म है जिसे कि हम ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में हमने लिखा है x such that x is an integer, 0 is less than x is less than 4। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि x इंटीजर है और 0 से बड़ा है तो सबसे पहला इंटीजर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, क्योंकि 4 इसलिए नहीं आएगा कि x is less than 4। Some special system of notation। यदि a और b दो रियल नंबर हैं और a is less than b, तब क्लोज्ड इंटरवल a b x such that a is less than or equal to x is less than or equal to b। क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज्ड है दोनों तरफ से, तो x a के भी बराबर है और x उधर b के भी बराबर है।
अब हम देखते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल x such that a is less than x is less than or equal to b. फिर क्लोज्ड ओपन इंटरवल x such that a is less than or equal to x is less than b. और ओपन इंटरवल x such that a is less than x less than b. इसमें न तो x a के बराबर होगा इधर और न x b के बराबर होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें हमेशा ध्यान में रहते हैं, we usually denote elements by small letters and sets by large letters. जैसे कि हमने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स काय से डिनोट होता है? कैपिटल N से। A is improper subset of B allows for the possibility that A and B might be equal. If A is a subset of B and is not equal to B, we say that A is a proper subset of B. Or this relation is denoted by A subset B, or B is a proper superset of A. The improper subset relation is usually called set inclusion. Logical equivalence. If P and Q are statements, then P implies Q means if P is true, then Q is also true. Similarly, two-way implication or if and only if, it means if P is true, then Q is true and यदि Q सत्य है तो P भी सत्य होगा। Properties of set inclusion. A is improper subset of A for every A. प्रत्येक A के लिए यह सत्य है। दूसरा, A is improper subset of B and B is improper subset of A implies that सूचित करता है, दर्शाता है कि A बराबर B। यदि A इम्प्रॉपर सबसेट है B का और B इम्प्रॉपर सबसेट है C का, तो A इम्प्रॉपर सबसेट होगा C का। यदि हम 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो हमें एक सिंगल स्टेटमेंट मिलता है A बराबर B यदि और केवल यदि A is improper subset of B and B is improper subset of A। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि A बराबर B होगा तो A is improper subset of B and B is improper subset of A, और यदि A is improper subset of B and B is improper subset of A तो A बराबर B। आइए अब हम देखते हैं यूनियन। दो सेट हैं A और B। A यूनियन B बराबर होगा X such that X belongs to A और X belongs to B। हम जानते हैं कि जो यूनियन का ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इन दोनों पोस्चर्स को सेटिस्फाई करता है। हमने जब ग्रुप पढ़ा था तब हमने देखा था कि यदि ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो अबेलियन ग्रुप था। तो वैसे ही यदि ये दो सेट हैं और हमारा ऑपरेशन है यूनियन का, तो A यूनियन B बराबर होगा B यूनियन A के। अब यदि हम एसोसिएटिविटी की बात करें
तो हम जानते हैं कि एसोसिएटिविटी में हम 3 सेट लेंगे, A, B और C। अब यदि A यूनियन B यूनियन C बराबर होगा A यूनियन B यूनियन C के, तो हम इसे कहते हैं कि ये एसोसिएटिव है। तो यूनियन का जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। इसके अलावा A यूनियन A बराबर होगा A के, A यूनियन फाई बराबर होगा A के। फाई एक एम्प्टी सेट है जिसे या हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। A यूनियन U बराबर होगा U, U यूनिवर्सल सेट है। यदि A इम्प्रॉपर सबसेट है B का, तो A यूनियन B बराबर होगा B के, और यदि A यूनियन B बराबर है B के, तो A इम्प्रॉपर सबसेट होगा B के। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन पर। दो सेट हैं A और B। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X such that X belongs to A and X belongs to B। यूनियन की तरह ही इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये हुआ हमारा कम्यूटेटिव। अब जब हमने एसोसिएटिविटी की बात करी तो 3 सेट लिए A, B और C। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। साथ ही साथ A इंटरसेक्शन A बराबर A, A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, और A इंटरसेक्शन U बराबर A। यदि A इम्प्रॉपर सबसेट है B का, तो A इंटरसेक्शन B बराबर होगा A के, और यदि A इंटरसेक्शन B बराबर है A के, तो A इम्प्रॉपर सबसेट होगा B के, यानी कि लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पर। A dash consist of all those elements in U which are not in A। A का कॉम्प्लीमेंट में वो मेंबर होते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में तो हों पर A में ना हो। हम सभी जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू A itself, complement of phi is equal to U and complement of U is equal to phi। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U यूनिवर्सल सेट। A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू phi एम्प्टी सेट। A is improper subset of B, then complement of B is improper subset of complement of A, and if complement of B is improper subset of complement of A, then A is improper subset of B। इसके अलावा complement of A union B is equal to complement of A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। इन आखिरी दो को हम डिमॉर्गन लॉ भी कहते हैं। अब हम आते हैं फंक्शन पर। F is a mapping X to Y। The set X is called domain of the function. The set of all fx is called the range. A function whose range consists of just one element is called a constant function।
Extension of a function. A function f is called an extension of a function g, and g is called a restriction of f if the domain of f contains the domain of g and f of x is equal to g of x for each x in the domain of g. अब हम देखते हैं मैपिंग के टाइप्स, जो कि 4 होते हैं: मैनी वन इंटू, मैनी वन ऑन टू, वन वन इंटू और वन वन ऑन टू. मैनी वन इंटू, इफ रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. सबसे पहले हम ये देखें कि इफ f इज ए मैपिंग फ्रॉम x टू y, then y is codomain. Then range. What is range? The image of elements in the domain, the set of images is called range. So if range is subset of codomain, then it is a into. And two different elements in domain have same images under the mapping, then we say it is many one. So, or we say यदि कोडोमेन के किन्हीं एलिमेंट की एक या एक से अधिक की प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो भी हम क्या कहते हैं इसे इनटू. और मैनी वन की बात कैसे रही कि यदि x1 x2 डोमेन के एलिमेंट हैं और हमने कहा कि इफ f of x1 is equal to f of x2 but x1 is not equal to x2, तो ये क्या होगा? मैनी वन. अब हम देखते हैं मैनी वन ऑन टू. इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब रेंज दैट इज set of images is equal to codomain and two different elements in domain have same images under the mapping. So ये क्या हो गया आपका many one on two. अब हम आते हैं one one into mapping पर. If range is subset of codomain and two different elements in domain always have different images under the mapping, तो ये होगा वन वन इंटू. और वन वन ऑन टू, जिसे कि हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन एंड टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन ऑलवेज हैव डिफरेंट इमेजेस अंडर द मैपिंग. अब हम देखते हैं कि इन्वर्स इमेज कैसे डिफाइन करते हैं. इन्वर्स मैपिंग. इफ f इज ए मैपिंग फ्रॉम x टू y इज बोथ ऑन टू एंड वन टू वन, देन वी कैन डिफाइन इट्स इन्वर्स मैपिंग f इन्वर्स y टू x. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैपिंग f के अंतर्गत x डोमेन है और y कोडोमेन है, तो इन्वर्स मैपिंग में y डोमेन होगा और x कोडोमेन होगा. प्रोडक्ट ऑफ द मैपिंग्स. सपोज दैट f is a mapping from x to y and g is a mapping from y to z. Are any two mappings? We define the product of these mappings denoted by gf x to z by gfx is equal to g of f of x. In other words, an element x is taken by f to the elements f of x in y, and then g maps fx to g of fx in z.
अब हम देखते हैं दो सेट्स का प्रोडक्ट. Suppose x1 and x2 are any two non-empty sets. Their product x1 cross x2 is defined to be the set of all ordered pairs x1 x2 where x1 is in x1 and x2 is in capital X2. अब आते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन पर. X is equivalent to Y and write this X विकल्प Y if X and Y belongs to the same partition set. Equivalence relation has the following properties: reflexive, symmetric and transitive. If X is equivalent to X for every X, this is reflexive. If X is equivalent to Y, implies that Y is equivalent to X, symmetric. If X is equivalent to Y and Y is equivalent to Z, implies that X is equivalent to Z, transitive. Any relation whatever in X which possesses these three properties is called an equivalence relation. अब हम आते हैं finite set पर. A set is said to be finite if it is empty or consists of n elements for some positive integer n, otherwise it is said to be infinite. Numerically equivalent. Two non-empty sets X and Y are said to be numerically equivalent if there exists a one-to-one mapping of one onto the other. Then countably infinite. Any infinite set which is numerically equivalent to n set of natural numbers is said to be countably infinite. अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर जो था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट. A set is countable if it is finite or if it is countably infinite. कुछ थ्योरम देखते हैं. A subset of a countable set is countable. Let A be any countable set and let B is a subset of A. If B is finite, there is nothing to prove. If B is infinite, then A is countably infinite. Then we can write A as an infinite sequence A1, A2, An. Let n1 be the least positive integer such that an1 belongs to B. Again, let n2 be the least positive integer greater than n1 such that an2 belongs to B, and so on. Then it is evident that the mapping f n to B such that f of k is equal to a n k is bijective. Bijective, that is 1 1 on 2. Hence B is countable. Next theorem, the set n cross n is countable. Consider the subset n 2 to the power m into 3 to the power n belongs to n such that mn ordered pair belongs to n cross n of n. Since n is countable and m is subset of n, we know that subset of countable set is countable, so m is countable, and therefore there exists a surjective function f n to m. We now define a function g m to n cross n by g 2 to the power m 3 to the power n is equal to mn, ordered pair mn. Evidently g is surjective. The composition function
n to n cross n such that GFN for all n belongs to capital N is then a surjective function, hence n cross n is countable. Next theorem, the union of countable family of countable sets is countable. Set of An be a countable family of sets such that each An is countable. We may enumerate the elements of each An, n is equal to 1, 2, 3 in an array as follows. A1, first row, A11, A12, A13, A14. जिस तरह से हम मैट्रिक्स में टिपिकल एलिमेंट Aij लेते हैं, I हमेशा रो को डिनोट करता है और J कॉलम को करता है, उसी तरह से यहाँ पर पहली रो में हमने जैसे पहली रो में पहले प्लेस पर 1 ही है, A11, A12, A13, A14, A2 सेकेंड रो, A21, A22, A23, A24, थर्ड रो A3, A31, A32, A33, A34, फोर्थ रो A41, A42, A43, A44. और कॉलम में भी यदि हम देखते हैं तो A11, A21, A31, A41 जैसा हमने कहा था कि Aij में जो J है वो कॉलम को डिनोट करता है। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो A11 से हम गए A12 पर, A12 से हम आए A21 पर, फिर A31 पर, A31 से गए हम A22 पर, फिर हम गए A13 पर, A13 से A14 पर, फिर हम आए A23 पर, फिर A32 पर, फिर A41 पर, आगे अभी हमने A5 वाली रो नहीं ली थी तो इतना ही लेते हैं। अब हम देखते हैं, if any of the sets is finite, we just put down X in the spot where an element should go. We can now list the elements of union An as follows. A11, A21, A12, A31, A22, A13, A41, A32, A23, A14. It is evident that APQ is qth element of P plus Q minus 1th row. Thus, all the elements of union An have been arranged in an infinite sequence as A11, A21, A12, A31, A22, A13, A41, A32, A23, A14 and so on. In fact, the map F union An to N defined by F APQ is equal to P plus Q minus 2, P plus Q minus 1 upon 2 plus Q gives an enumeration of union An. Hence, the union of a countable collection of sets is countable. Uncountable set, वो जो कि countable ना हो, a set which is neither finite nor countably infinite. For further reading, please refer Introduction to Topology and Modern Analysis by G.F. Simmons, Introduction to General Topology by K.D. Joshi, Topology by J.N. Sharma and J.P. Chauhan. Assess yourself. Prove that the set of all rational numbers, positive, negative and 0 is countable. Let X and Y be non-empty sets and F a mapping of X onto Y. If X is countable, prove that Y is also countable. तो इस तरह से आज आपने MSc Sem 1 के थर्ड पेपर टोपोलॉजी की प्रथम इकाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में जाना। आशा है आप सभी इसी से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।